जय हिंद दोस्तों। मैं कासिम खान आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस द फ्यूचर से आज हम चर्चा करने आए हैं बंगाल की राजनीति को लेकर, नीट पेपर लीक के मामले को लेकर और जयपुर के अंदर जो अभी गतिविधि चल रही है, जो हालात हैं जयपुर के, उस हालात को लेकर। हमारे साथ है मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा साहब, जो कि जयपुर डीसीसी से सेक्रेटरी हैं और इनकी एक फाउंडेशन चलती है, इल्म हुडर वेलफेयर फाउंडेशन, जिसके ये नायब सदर भी हैं। और हम चर्चा करेंगे सबसे पहले बंगाल को लेकर। बंगाल के चुनाव खत्म होते ही उसके एक हफ्ते बाद सरकार को याद आता है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही खस्ता हालात में है। उसको लेकर प्रधानमंत्री का एक बयान जारी होता है, जिसमें वो कहते हैं कि आप सोना ना खरीदें 1 साल तक। और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे मंसूर साहब से। मंसूर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे चैनल फोकस द फ्यूचर पर। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम खान साहब, आप तशरीफ लाए और बहुत सही मुद्दे को आज आपने उठाया जो इस वक्त की ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले उस मालिक के हकीकी सना बयान करूंगा। जी। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मोहम्मद वला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मा अलक़। इकरा व रब्बकल अकरमल लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अम्मा बाद, ख़वातीन हज़रात, मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, जवान साथियों। कासिम साहब, आपका सवाल था कि बंगाल 5 स्टेटों का जो चुनाव हुआ उसमें बंगाल भी शामिल था। चुनाव के रिजल्ट आने के 7 दिन बाद हमारी सरकार ने इस तरह के बयान दिए। अंदेशा तो पहले से जाहिर हो रहा था, जी। मगर ये सरकार इस बात को दबाए हुई थी कि सब वेल टू डू है, वेल टू डू है, लेकिन ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक है, बहुत चतुर है। उन्हें मालूम था कि अगर हमने ये बात पहले डिक्लेयर कर दी तो हो सकता है चुनाव हार जाएंगे। तो कहा कि भाई वेल टू डू सब ठीक है, लेकिन ठीक नहीं था पहले से ही। अच्छा, तो मैं आपकी बात काट के एक बात पूछूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव पहले है या देश? उनके पर लिए चुनाव पहले है, जी। ऐसा देखा जा रहा है। जैसा हालात अभी बयां कर रहे हैं। ये हालात बता रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव जब इनको जीतना होता है तो पूरी ताकत के साथ, पूरी फोकस के साथ, सारी मशीनरियों के साथ, सारे मंत्रियों के साथ, सारे भारत के सूबा के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष को लगा लेते हैं। चुनाव जीतना मकसद है। चुनाव जीतिए, चुनाव लड़िए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देश सबसे ऊपर है। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है लेकिन देश को सबसे ऊपर रखती है। वो यकजहती को, मोहब्बत को, मिलने मिलाने को, अमन शांति भाईचारा को ऊपर रहती है। बंगाल में आप जीत गए, कांग्रेस पार्टी है जो मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा आपको मुबारकबाद देते हैं, पेश करते हैं, आपको जनता ने मोहब्बत दी है। तो जनता ने जब आपको मोहब्बत दी, आपका मुख्यमंत्री बना है, बहुत सारे मंत्री बने और बन जाएंगे। आपके मंत्री बोलते हैं कि एक समुदाय ने हमको वोट नहीं दिया, अल्पसंख्यक ने, हम उनका काम नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं। हम सरकार से मुतालबा करते हैं, भारत की सरकार, हाँ। जिसकी सरकार बंगाल में बनी, कि फौरन ऐसी चीजों को रोका जाए। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पे वोट लिया है, आपने शपथ ली है संविधान के दायरे में, जहां आपने ये कहा कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसी धर्म के साथ नहीं, किसी जाति के साथ नहीं, किसी लिबास के साथ नहीं, किसी भाषा के साथ भेदभाव नहीं होगा। कि जब आप मंत्री बनते हैं तो पूरे के ही मंत्री होते हैं। तो हम इस बात की भर्त्सना करते हैं, निंदा करती है कांग्रेस पार्टी, और जब मैं खुद निंदा कर रहा हूं कि आपको इस तरह की बोल नहीं बोलने हैं, इस पे आप लगाम लगाइए। और भारत की सरकार को चाहिए कि इसे रोके। कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए इस तरह की बात नहीं कर सकता, क्योंकि कानून के अंदर वो शपथ लेता है और वहां इकरार कर रहा है, आपके बाद में इनकार कर रहा है। तो आप ये दिखा रहे हैं कि इकरार भी हमारे फायदे के लिए है, इनकार भी हमारे फायदे के लिए। ये नहीं चलता, ये देश, इससे देश मजबूत नहीं होता। देश को मजबूत बनाना है, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका ये, मैं कहता हूं सबका सब कुछ, फायदा आपका। यानी सबका साथ चाहिए, विकास आपका खुद का चाहिए। भाई, हम उस वक्त आपको बेहतर सरकार माना जाएगा कि जब आप गरीबों का भला करेंगे, अनपढ़ों का भला करेंगे, जो मजदूर हैं उनको आगे लेकर आएंगे। आप सभी धर्म के लोगों को साथ रखना, साथ लेके चलना, उनको आगे बढ़ाना, ये होना चाहिए। तो बंगाल की सरकार को चाहिए भारत की फौरन उसको कंट्रोल करे। आसाम की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उन्हें रोका जाए। अरे कानून का शपथ लिया है आपने, ये हक किसने दे दिया आपको? सरकार उसको रोके, सरकार काम करे। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो बयान जारी करा है उसमें उन्होंने ये कहा है सोना, वो 1 साल तक सोना ना खरीदे। इसके पीछे क्या वजह रही होगी? इसके पीछे ऐसा लगता है ये मनसा, अभी बैंक ने बहुत कुछ सोना खरीदा है। जी। तो आप तो सोना खरीद सकते हैं जी। लेकिन एक गरीब आदमी जो अपनी बेटी को 1 तोला, आधा तोला देता है, अब तो सोना इतना महंगा हो गया है कि 10-20 हजार रुपए कमाने वाला तो 1-2 तोला भी नहीं दे सकता।
लेकिन आपने उसको भी मना कर दिया, कर रहे हैं। नहीं तो क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं, यही हम भी सरकार से पूछना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी भी ये पूछना चाहती है कि क्या है, गोल्ड नहीं है हमारे पास, तो आप ये कह रहे हैं इनके कुछ मंत्री के सब डॉलर की बात है, लाएंगे जाएंगे डॉलर जाएगा। अभी जो आपने माल खरीदा है बहुत सारा बैंकों ने सोना, तो आप तो खरीद सकते हैं, जनता क्यों नहीं खरीदेगी? और ये बात 7 दिन बाद ही चुनाव की कोई याद आई, खाने का तेल कम खरीदिएगा, सफर कम कीजिएगा, विदेशों में जाना बंद कीजिएगा, है? ये कौन सा तरीका है? अरे हम तो बिना तेल के खाना खा रहे हैं। सरकार, भारत की सरकार को हम बताना चाहते हैं कि जो लोग 50 ग्राम तेल खा रहे हैं तो 25 ग्राम नहीं खा रहे हैं, इनकम ही नहीं है उसकी। तेल महंगे भी हैं, मजदूरी नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, लोग दिन भर डोलते फिर रहे हैं, आपने इसका इंतजाम नहीं किया। महंगाई और डॉलर की बात है, तो डॉलर तो 1 साल के अंदर 12-12.5% हमारा रुपया गिर गया, और आपने जनता को बताया नहीं। अच्छा, ये सब बातें किस ओर इशारा कर रही है? क्या देश एक बड़े तूफान की तरफ जा रहा है? जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कुछ महीनों पहले ही कह दिया था कि भारत में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है आर्थिक, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, अब ये बात आधी सच होती हुई नजर आ रही है। हमारे नेता ने जितनी बातें आज तक कही हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो दायरा दिया हमने लोगों के सामने, हमारे नेता ने कहा वो सारी बातें 100% पूरी हो रही हैं। क्योंकि आपकी जो फॉरेन पॉलिसीज है, आपकी जो राष्ट्रीय पॉलिसी है, वो इतनी अच्छी नहीं है, आप बात को छिपाते हैं। अगर कोई बात था तो जब ईरान और अमेरिका का जंग हुआ तो आपको 28 जब भी कह देना चाहिए था कि ये पोजीशन आ सकती है, और हमारी उससे वहां से माल आता, हमारा रसिया से हमारे तेल आते, तो ऐसे तो नहीं, वेनेजुएला से तेल आने में 60 दिन लगते हैं। तो आपने क्राइसिस को पैदा किया, रुपया जो गिरा 95 पर चल रहा है डॉलर, 12% से ज्यादा दुनिया में पहले नंबर दूसरे नंबर पे है, पहले दूसरे नंबर पे हमारे रुपए की इतना डाउन कर दिया आपने, और आपने लोगों को दिलासा दिलाते रहे। महंगाई की चरम सीमा देखिए आप कहां तक पहुंच गई, काम खत्म हो गया लोगों का। और आप ये जो सोना के बारे में कहे, 1.5-2 करोड़ लोग सोना का काम करते हैं, और उस बंगाल में जहां इनकी सरकार बनी है वहां के 70 लाख लोग इसी काम में लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट है सरकार की, लोगों की रिपोर्ट है ये। आपने उनके बारे में सोचा? आप उनके बारे में नहीं सोचते। महंगाई किस तरह कम होगी ये हमें समझ में नहीं आता जनाब कासिम साहब, कि अमीर अभी भी अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। भाई सरकार को इस खाई को मिटाना होगा, किसान और कमजोर हो रहा है, किसान की हालत हमारे मुल्क में और दयनीय होती जा रही है। अब खाद फसल का टाइम आ गया, खाद की समस्या हो जाएगी, फर्टिलाइजर की, दुनिया भर चीजों की हम बात से निभर हैं, क्योंकि आपने स्वदेशी का नारा दिया, स्वदेशी कुछ बनाया नहीं। भाई यहां हमारी फैक्ट्रियां डेवलप होती, यहां चीजें हमारी बनती, तो हमारे पैसे बाहर क्यों जाएंगे? गल्फ कंट्री का क्वेश्चन ये है कि जो ये चीज चल रहा है इससे भी हम थोड़ी तकलीफ है देश को, तो सरकार को ये बताना चाहिए। अच्छा, सरकार की अभी एक नाकामी सबसे बड़ी निकल के आई है, नीट पेपर को लेकर। नीट पेपर में लगभग 24 लाख अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था, जिसमें 23,33,000 के लगभग परीक्षा में शामिल हुए थे। अब सरकार के सामने एक बड़ी दुविधा आ गई है उस पेपर लीक के बाद। उन्होंने ये कहा है कि हम फीस वापस नहीं लेंगे, जो थोड़ी बहुत फीस 1400-1500 रुपये लगती है नीट की एग्ज़ाम की, वो वापस नहीं लेंगे। लेकिन जो एक स्टूडेंट 2.5 से 3 लाख रुपए लगा के कोचिंग के अंदर उसकी पढ़ाई करता है, जी, क्या वो सरकार वापस देगी? बड़ा अच्छा सवाल है आपको, बड़ा उम्दा सवाल है, बहुत ही काबिल रश्क सवाल है ये। हमारे भारत के हेल्थ मिनिस्टर को ये बताना चाहिए, ये समझाना चाहिए, भारत की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए। ये जो आपने लॉलीपॉप की बात की है, आपका जो वो संसद बना हुआ है ना, एग्जाम जो कराता है, वो कहता है कि साहब हम नहीं लेंगे फीस। अरे तो भाई 1700, 1500-1300 से क्या होता है? जिनके माँ बाप ने घर पे जमीन बेच दी, बैल भैंस बेच दिए, बकरा बकरी बेच करके बच्चों को पढ़ाया, 2-3 लाख रुपए लगा के इंस्टीट्यूटों में, ये बड़े बड़े जो सेठियों के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, खान सर 1000-5000 में पढ़ा के तैयारी कराता है, ये लाखों लाख रुपए लेते हैं, सरकार की इसकी फाउंडेशन नहीं है। क्या सरकार इसको वापस करेगी? सरकार ये कहे हम सरकार का स्वागत करेंगे, भारत का जो हेल्थ मिनिस्टर हम उसका स्वागत करेंगे। जो मंत्री आप बने हुए हैं, एजुकेशन मंत्री और ये मंत्री, दुनिया भर के मंत्री बने हुए हैं लोग, हम उसका स्वागत करेंगे। भारत के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तो एक बयान आया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि पेपर लीक का मामला तो मामूली बात है, ये तो होते रहते हैं। अरे ये बहुत बचकाना सवाल है जी, जवाब भी बचकाना है। ऐसे सवाल जवाब की हम निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। एक मंत्री है आप, चुनाव जिताने की ताकत है इनमें, बंगाल में गए जिता दिया, यूपी को जिता दिया, जहां जाते हैं ये जिता देते हैं। तो भाई आप चुनाव जिता सकते हैं कि मंत्रालय को भी जिता सकते हैं आप, और इस तरह का बयान देंगे आप? वो 22 लाख लोग नहीं है, करोड़ों हैं, हर परिवार में 5-6 लोग होते हैं, आपने उनका ख्याल रखा? तो सरकार से मुतालबा है कि दोबारा इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। भाई जब चुनाव की आपकी सिक्रेसी हो तो आउट नहीं होती, जहां आप चुनाव प्लानिंग लेके जाते हैं, मेजरमेंट आपका बनता है, वहां तो आप जीत जाते हैं, आप पहले से कहते थे हम जीत रहे हैं, तो वो तो लीक नहीं हुआ। ये कैसे लीक हो रहा भाई? ये पेपर कहां छपता है, किसकी सिक्योरिटी में है, बड़े लोग कौन है इसमें? सजा तक बड़े लोगों को नहीं मिलती, छोटे लोगों को आप बंद कर देते हैं।
बड़े लोग जब इसके अंदर जेल जाएंगे, कानून के अंदर सजा पाएंगे, तो सरकार की भी वाहवाही होगी। पेपर लीक मामले में जो अभी मुलजिम पकड़ा गया है वो अपने जयपुर का ही है, और बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यकर्ता समझ लो, एक नेता समझ लो, जिसका एक फोटो वायरल हो रहे हैं, जो वो अपने जो सांसद हैं राजवर्धन सिंह राठौर, उनके साथ भी उसका फोटो, ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ उनका फोटो वायरल हो रहा है उसका, बड़ी और बीजेपी के साथ उसके पोस्टर भी वायरल हो रहे हैं। ये तो बड़ी और उसने एक बड़ा इल्जाम ये लगाया है कि ये जो बड़े नेताओं को छुपाने के लिए मुझे फंसाया जा रहा ये बड़ी अजीब खबर निकल गया। ये नई खबर है ये। है। जी। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। राजस्थान की सरकार को भी चाहिए कि फौरन संज्ञान ले और कानून के दायरे में सख्त सजा दे और अपने मंत्रियों से पूछे ये कौन लोग हैं, कैसे आपके साथ थे, और ये सीकर में कैसे पहुंचा, सीकर का इंस्टीट्यूट किसका है, वहां कैसे आया, कहां छपा, कहां चलाया, पहले निकल गया पेपर, क्यों निकला भाई। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ बंद करे सरकार। कांग्रेस पार्टी मजम्मत करती है, भर्त्सना करती है, निंदा करती है, और इस तरह की नहीं हो। अभी आपने देखा जिला हेडक्वार्टर पे हमने सब जगह धरना किया। आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी इसको न्याय दिला पाएगी? हमें नहीं लगता कि न्याय दिला पाएगी। ये लीपापोती करती है पार्टी। जब भी बात होती है ये निकाल देती है। तो आपके जमाने में होता था, यानी सारी कारकर्दगी की जिम्मेवारी कांग्रेस सरकार है क्या? यानी कुछ भी काम हो तो नेहरू जी जिम्मेदार, इंदिरा जी जिम्मेदार। अरे सरकार भारत की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, 12 साल से आपकी सरकार है, और भारत के कई राज्यों में 20-33 सालों से आपकी सरकार है। तो जवाब आपको देना होगा। अगर लोग तराई तराई कर रहे हैं तो जवाब आपको देना होगा, और ये बच्चों का खिलवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो हमने जिला हेडक्वार्टर पे किया, धरना प्रदर्शन किया है, पुतला जलाए, आपके ब्लॉक पे जलाएंगे, मंडल पे जलाएंगे, वार्ड पे जलाएंगे। कांग्रेस पार्टी बड़ी मुस्तैदी के साथ राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में आपके इस कारनामे का पर्दाफाश करेगी। फिर भी हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप इसमें जो मुजरिम है उन्हें पकड़ा जाए, बड़े लोगों को जो सरदार है उनको कानून के दायरे में सजा दीजिए, और नहीं दोबारा हो ये ऐसा काम, उसका कमिटमेंट कीजिए। ये भारत की जनता है, भारत की जनता भारत के मालिक हैं। वोट दिया आपको लोगों ने, आप यूं ही नहीं बन गए मंत्री और मुख्यमंत्री, जनता बनाती है। आज ममता जी को वोट नहीं मिला, ममता जी उतर गई नीचे। ममता जी तो ये कह रही है कि मुझे वोट चोरी से हराया गया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा लाहौल लश्कर लगा दिया आपने, 2.5 लाख फोर्स लगा रहे हैं आप, अफसरों का तबादला कर रहे हैं आप। 29 लाख वोट जो वोटर से कल 2024 से 25 में क्यों नहीं दिया उसको वोट डालने का राइट, ये सवाल तो उठेगा। ये सवाल कांग्रेस हमेशा उठाती रहेगी। हमारे नेता ने हमेशा कहा कि आप इस तरह के काम करते हैं। झूठ संसद से लेकर के रोड तक हर जगह झूठ बोला जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है। लेकिन बड़ा अफसोस है, मुझे किसी राइटर की एक बात याद आई कि उस वक्त कहा गया था कि संसद में भी झूठ हो रहा है, बाहर भी लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। भाई बोलने वाला और सुनने वाला सुन रहा है तो ये कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि सुनने वाले भी तो सुन रहे हैं, सुनने वालों को भी समझना होगा। हम सरकार की इज्जत करते हैं, ऑपोजिशन हमेशा सरकार की इज्जत करता है। मुल्क मजबूत हो, मुल्क में मोहब्बत हो, भाईचारगी हो, अमन हो, शांति हो, ये हम चाहते हैं। हमारी सरकारें रही, हमने यही किया है, और फिर हमारी सरकार आएगी तो हम यही करेंगे। अच्छा, मैं एक इंटरव्यू के आखिरी पेज में चलते हैं और हम बात करेंगे अपने जयपुर की। जी सर। जयपुर में इस वक्त पानी की, बिजली की और ये गंदगी की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा हो गई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? साहब मैंने कई बार कहा है, आपके चैनल से भी हमने कहा, फिर मैं यही सरकार से मुतालबा कर रहा हूं कि सरकार ने कारपोरेशन के चुनाव नहीं करा करके अपने आप को ही नुकसान कर लिया। जी। जयपुर शहर जो दुनिया भर की रेवेन्यू देता है, परदेसी आते हैं, हमारे पास हैंडीक्राफ्ट्स के काम है वो चलते हैं, हमारी महिलाओं को लोग देखने आते हैं, जिससे हमारे पास पैसा आता है, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इस वक्त यह है कि तराई तराई मची हुई है, जगह जगह पानी नहीं आ रहे हैं, कभी बिजली नहीं आ रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। निगम का मामला ये, कचरा उठा तो उठा, नहीं उठा आपने देखा होगा, जगह जगह शहर में ढेर लगे हुए हैं। वो देखिए शास्त्री कब्रिस्तान के पास ढेर देखा गया है, खंडेलवाल कॉलेज के पास गया वहां ढेर देखा गया हमने, नारी का नाम साई मस्जिद के पास गया वहां ढेर पड़े कचरे के मैंने देखे, हाजी कॉलोनी में ढेर पड़े देखे, कितनी जगह बताऊं आपको, शहर में हर जगह ढेर पड़ा हुआ है। तो भाई ये जयपुर खूबसूरत शहर है, दुनिया का सबसे बेहतर शहर है, ये गुलाबी शहर है, ये पिंक सिटी है, ये मोहब्बतों का शहर है, ये नगीनों का, हीरे जवाहरातों का शहर है, ये लाख की कला का, आर्ट का शहर है। बहुत सारे महिलात हैं, हमें फक्र है कि जयपुर में इतने सारे महिलात हैं, और आपकी सफाई व्यवस्था एकदम लचर है, कानून व्यवस्था लचर है आपकी। तो सरकार से मुतालबा है कि फौरन चुनाव कराए। भाई शहर की सरकार दीजिए, गांव की सरकार दीजिए, वो लोग काम करेंगे। आपने कहा अफसर चलाएंगे, कहां चला रहे हैं अफसर? आपके अफसर से नहीं चल रहा है सरकार। ना सफाई व्यवस्था सही हो रही है, ना पानी की व्यवस्था सही हो रही है, ना बिजली की व्यवस्था सही हो रही है। इसलिए सरकार से मुतालबा है कि जयपुर का वो गौरव, जयपुर का जो मकाम है वो दोबारा हासिल हो। जयपुर अपने आप में एक मिसाल रखता है, लोग इसके नाम से कहते हैं कि वह बहुत साफ सुथरा शहर है। नाम आ जाए जयपुर का, अरे बहुत अच्छे खाने मिलते हैं। नाम आ जाए जयपुर का तो ये कहा जाता है अरे बड़े अच्छी लिबास है वहां। नाम जयपुर का आते अरे बड़े मिल मोहब्बत से रहते हैं लोग। ये लोग कहते हैं पूरे भारत के
जयपुर शहर भारत के 797 जिले, 6,600 ब्लॉक, 6,44,644 गांव में जाना जाता है, पूरी दुनिया के 200 मुल्क में जाना जाता है। ये फिक्र है हमें। हम इसलिए सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि सरकार तमाम जयपुर के हर कोने कोने को, गोशे गोशे को साफ सुथरा बनाए, अच्छा बनाए, अमन बनाए। बाग बगीचों की हालत मुरझाई हुई है, फूल पानी को तरस रहे हैं, धूप पानी को तरस रही है, सफाई नहीं, गंदगी नहीं, किससे पूछो कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए सरकार से मुतालबा है कि बहुत जल्दी जल्दी कारपोरेशन का चुनाव कराए, और जो सरकार के लोग अभी काम कर रहे हैं जयपुर शहर को वही पहले जैसी पोजीशन में लाया जाए, खूबसूरत बनाया जाए, उसकी आना को बरकरार रखिए। उसमें सरकार का खुद का फायदा है, हमारा फायदा है कि हमारी सरकार है क्या इस वक्त। रेवेन्यू जो आएगा, परदेसी आएगा तो इनाम भी देगा, पैसा भी देगा, वरना कौन आएगा। जहां मर्जी लोग यूनिट कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। चांदपोल की हालत देखिए आप, सरकार कोई चीज पर नहीं है। जो मार्चार लाइट आपने लगा दी, हमारी सरकार ने लगाई, वो कभी खराब हुई तो उसको सही कौन करेगा भाई। आज आपकी सरकार है, हमारी पार्क में देखे ना मार्च लाइट बंद है, 6 महीने हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने कई बार फोन किया। इसलिए हम चाहते हैं जयपुर का पुराना वैभव, उसका गौरव, उसकी शान को दोबारा रखा जाए। अच्छा, मिल्लत के नाम आप क्या पैगाम देंगे? मिल्लत के लिए यह है कि बरादरान इस्लाम, लायक एहतराम, सबसे पहले तो आपको सलाम, आदाब। मैं इस लायक तो नहीं कि मैं आपको कोई हुक्म जारी करूं, लेकिन फिर वही बात कहूंगा इल्म की। इल्म है, तरबियत है, तिजारत है, मिल्लत है, मोहब्बत है, सेहत और सियासत है और इबादत है। हमारे लिए पहला काम ये होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जो पहली चीज, पहली आयत नाजिल की थी, इकरा, पढ़ने की बात की थी, तो हमें सबसे पहले इल्म हासिल करना चाहिए। हर हाल में हमको इल्म हासिल करना है, खुद को और अपने बच्चा बच्ची को अच्छा इल्म दिलाना है। इल्म हासिल करेंगे। इल्म जो है ना, मंजिल है। इल्म मंजिल है, रास्ता नहीं। इल्म मंजिल है। इल्म सवाल की ताकत देती है, जवाब का हौसला देती है। इल्म नए नए रास्ते बताती है आपको। और बिना इल्म के आप जो चाहें कि हम ऊपर उठ जाएंगे, नहीं। आपको इल्म हासिल करना है, बेहतर ताजिर बनना है, जो माशरे के लिए बेहतर करना। देखिए इल्म की खुसूसियत क्या है, मैं बताना चाहूंगा। इल्म कहता है क्या कहना है, इल्म कहता है हमें कि क्या कहना है। तरबियत कहती है किस तरह कहना है। तरबियत ये कहती है किस तरह कहना है, और तर्ज अमल कहता है किस कदर कहना है। तो हमारा तर्ज अमल भी बड़ा मजबूत होना चाहिए, किस कदर कहना है। फिर अक्ल, विजडम, अक्ल फिर बाद में आती है, और अक्ल ये कहती है कहना है भी कि नहीं कहना है, कहना है भी कि नहीं कहना है, ये अक्ल कहती है। ये इल्म के मकसद है। इल्म ने बताया कि क्या कहना है, तरबियत ने बताया किस तरह कहना है। तो तरबियत बड़ी चीज है। एक फिलोसफर ने लिखा, अजीजान मिल्लत, कि इल्म कम हो भी हो और तरबियत हो, वो इस इल्म को बड़ा बना देती है। और इल्म बहुत ज्यादा हो और तरबियत आदाब नहीं हो तो इल्म को छोटा कर देती है। तो हमें इल्म के साथ तरबियत को ध्यान रखना है, आदाब का ख्याल रखना है, अल्लाह की इबादत को पूरी तरह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत को पूरी तरह से, कुरान को पूरी तरह, 2 लाइन ही पढ़े तो हमको समझ कर पढ़ना है। और अपने वालिदैन की बड़ी इज्जत करनी है, बड़ा एहतराम करना है। कि कुरान में अल्लाह ताला ने 5 जगह तो बड़ी तफसील से, और जगह भी बताया गया कि मेरे बाद अपने वालिद का एहतराम करो, इज्जत करो, उनकी सुनो, नाफरमानी मत कीजिए। क्योंकि जो हालात इस वक्त हैं हमारे, उसका ऐसा मुझे लगता है कि हमने इल्म किया, कुरान की नाफरमानी की, इल्म हासिल नहीं किया हमने। हम अपने वालिद मोहतरम और वालिदा माजदा की एहतराम अदब नहीं करते, उनकी नहीं सुनते, तो अल्लाह क्या हमसे राजी होगा। और कौम को आगे ले जाना है तो आपको इल्म हासिल करना होगा, तिजारत में भी जाना होगा, और जब कुछ अल्लाह देता है तो सियासत में भी जाना होगा। जमहूरी मुल्क में हम रहते हैं, तो जमहूरी मुल्क में वो सबसे बड़ा होता है, इलेक्टेड पर्सन इज बिगेस्ट पर्सन, जो चुन करके आता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। ये सरकारी जो नौकरियां हैं, ये ओहदे पे फाइज हो रहे हैं, आप होइए, सिपाही से लेके थानेदार, एसपी बनिए, कलेक्टर बनिए, एसडीएम बनिए, बीडीओ बनिए, एसडीओ बनिए, बैंक में मैनेजर बनिए, इंजीनियर बनिए, जज बनिए, वकील बनिए। कौन मना करता है आपको? आप ही राय हमवार है, लेकिन ये कब होगा? जब आप में इल्म होगी और आप में तरबियत होगी, आप में मिल्लत होगी। मिलके चलेंगे, मजरिटी मस्ट बी ग्रांड, मिलके चलिए। आप अच्छे होंगे तो आपका शहर मजबूत होगा, आपका सूबा मजबूत होगा, आपका देश मजबूत होगा। आप क्या समझते हैं? आपके मजबूत होने से सिर्फ आप ही मजबूत होते हैं। आप जब मजबूत होंगे तो आपका देश हो रहा। हमको इतना बड़ा बनना है। मिल्लत से मैं एक पैगाम और देना चाहूंगा कि हमें इतना बड़ा पढ़ लिख कर बनना है, इतना बड़ा बिजनेसमैन बनना है कि हम इतना अपने देश को, अपने मुल्क भारत को इतने आगे ले जाए कि पूरी दुनिया हमारे पीछे चले। ये हमारा ख्याल है। हमको इतना बड़ा बनना है, और ये बड़ा बनने के लिए बड़ा काम करना होगा आपको। जो लोग बड़ा काम करते हैं वो बड़ा काम करते हैं। आसान काम आप ढूंढेंगे, आप सदा परेशान रहेंगे। मुश्किल काम तलाश करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो मिल्लत बड़ी चीज है। ज्यादा कमाइए, कम खर्च कीजिए, शादियों में बहुत कम खर्च कीजिए, इल्म पे पैसा खर्च कीजिए, और मिलकर चलिए। ये बड़ी चीज है। और अल्लाह की इबादत के सिवा हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता ही नहीं बचा है हमारे लिए।
ये 2 लाइन 4 लाइन के बाद अपनी बात खत्म करूंगा कि दुनिया नफरतों के आखिरी मकाम पे है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी मकाम पे है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। मांगता कुछ भी नहीं, पर इतना तो कर्म कर दे। मांगता कुछ भी नहीं, मगर इतना तो कर्म कर दे, मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे। मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे। मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे। और वही डॉक्टर वसीम के, ये कौन सी बात कहां और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और मैं खुशबू हूं, महसूस किया जाऊंगा। मैं कोई शोर नहीं जो सुना जाऊं। मैं कोई शोर नहीं जो सुना जाऊं। अजीजानी मिल्लत, हमें खुद पढ़ना है और अपने बच्चा बच्ची को आला तालीम से आरास्ता करना है, तिजारत की ओर लेके जाना है। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। यही कामयाबी और कामरानी है हमारे लिए। इस मुल्क के लिए भी हमारे से जो योगदान होगा वो इसी से होगा। इस मुल्क को अगर हम कुछ देना चाहेंगे तो इल्म और तिजारत से ही देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब करें। जवानों के लिए है, बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं, भैया बड़े दिल से, जो काम दिल से होता है वो है ना, डॉक्टर अल्लामा ने दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो आप जो इल्म हासिल कर रहे हैं दिल से कीजिए, पैशन से कीजिए, मोहब्बत से कीजिए। जो काम को आप करेंगे मोहब्बत से, उसमें थकावट नहीं होती, उसमें सुस्ती नहीं होती, उसमें भूख नहीं लगती। ये आपको यकीन के साथ बोल रहा हूं। अगर आप दिल से चाहत से कोई काम को करेंगे, और दुनिया का सबसे आसान काम है इल्म हासिल करना, अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी जाकर के एक रोज किसान के खेत में रुकिए, कैसे हल जोता जाता है, पता लग जाएगा कि दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है और दुनिया का सबसे आसान काम है इल्म हासिल करना। इल्म को हासिल कीजिए जवान साथियों, हमारे पूरी ताकत के साथ इल्म हासिल कीजिए। मौका है आपके पास, मौका भी है, दस्तूर भी है। अभी वालिदैन की सरपरस्ती है, आप जानते हैं वालिदैन की सरपरस्ती है। इसके दौर में, इस सरपरस्ती में आप इल्म हासिल कर लेंगे, कामयाब कामरान हो जाएंगे, तो आगे जाके आप बहुत कुछ करें। दया, तो डॉक्टर अल्लामा ने कहा था कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम। तो अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे। और अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने दे। अपनी यादों के उजाले कासिम साहब हमारे साथ रहने दे। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, जयपुर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा साहब, इल्म हुनर वेलफेयर फाउंडेशन के सदर। अगर आपको बातें अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद। अल्लाह।